गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपना टॉपिक रहेगा इसमें स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम। प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम अपन ने अध्ययन कर लिए थे। आज स्वीकृति के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम और भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर कुछ वैधानिक नियम बने हुए हैं, उनका आज अपन इसमें अध्ययन करेंगे। स्वीकृति के वैध होने के लिए वैधानिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कुछ नियम अनुबंध अधिनियम में दिए गए हैं, अर्थात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत कुछ नियम दिए गए हैं तथा कुछ नियम समय समय पर दिए गए न्यायालयों के निर्णय के आधार पर निश्चित किए गए। यहाँ हम उन सभी महत्वपूर्ण नियमों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। उनमें सर्वप्रथम है स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार वैध स्वीकृति के संबंध में प्रथम नियम यही लागू होता है कि स्वीकृति पूर्ण शर्त रहित होनी चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश S.M. सीकरी ने भी इस मामले में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। सशर्त स्वीकृति विधि की दृष्टि में कोई स्वीकृति नहीं मानी जाती है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वह स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। इसी प्रकार यदि स्वीकृति में किसी प्रकार की शर्त जोड़ दी जाती है तो भी वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। दूसरा नियम है प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है तो यह भी माना जाता है कि स्वीकारकर्ता ने प्रस्ताव के साथ जोड़ी गई शर्तें भी स्वीकार कर ली हैं। इस संबंध में अपने भारत में एक महत्वपूर्ण मामला न्यायालय में निर्णीत हुआ है, स्टेट ऑफ बिहार बनाम चिरंजी लाल चड्ढा। ये मामला बहुत ही चर्चित रहा था और इसी निर्णय के आधार पर यह नियम बनाया है कि प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्त की स्वीकृति भी शामिल मानी जाती है। तीसरा वैधानिक नियम है स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार होनी चाहिए। प्रस्ताव में निश्चित जो विधि की गई है उसी के अनुसार स्वीकृति होना आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 7 उपधारा 2 के अनुसार यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति कोई विधि निश्चित कर दी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से की जानी चाहिए। यदि स्वीकारकर्ता किसी अन्य विधि से स्वीकृति देता है तो प्रस्ताव की निर्धारित विधि से स्वीकृति देने पर जोर दे सकता है। यदि प्रस्तावक निर्धारित विधि की दी गई विधि से स्वीकृति पर जोर नहीं देता है तो वह अन्य विधि भी स्वीकार के लिए बाध्य मानी जाती है। अगली चौथी अधिनियम के संबंध में जो वैधानिक नियम है, निश्चित विधि के अभाव में उचित एवं प्रचलित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव में अगर कोई स्वीकृति के संबंध में कोई निश्चित विधि नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में उचित या प्रचलित विधि से जो स्वीकृति दी जाती है वही वैध मानी जाएगी। अर्थात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 7 उपधारा 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि प्रस्ताव में स्वीकृति किसी निश्चित विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो स्वीकृति किसी भी उचित एवं प्रचलित विधि से दी जा सकती है। किंतु यहाँ पर
यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उचित विधि क्या होगी। यह परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है, किंतु सामान्यतः परिस्थितियों में डाक द्वारा स्वीकृति भी भेजी जा सकती है। यदि ऐसा स्वीकृति करने यदि ऐसा करने से स्वीकृति वैध मानी जाएगी। किंतु यदि प्रस्ताव तार द्वारा दिया गया है तो स्वीकृति भी तार द्वारा दी जानी चाहिए। व्यवहार में भी यही होता है। अगला वैधानिक नियम है, स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि स्वीकृति एक निश्चित समय में दी जानी चाहिए। निर्धारित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति से अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अगला नियम है, निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है तो स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे उचित समय क्या होना चाहिए? उचित समय एक सापेक्षिक शब्द है जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार रहता है। अतः प्रत्येक स्थिति में उचित समय भिन्न भिन्न हो सकता है। उचित समय के बीतने के बाद भी दी गई स्वीकृति का कोई महत्व नहीं माना जाता है। एक मामले में अंशों के आवंटन के संबंध में 5 से 6 महीने के समय को उचित समय नहीं माना गया था तथा आवेदक को आवंटन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था, किंतु यह समय उचित समय नहीं माना जा सकता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि यदि स्वीकृति पत्र तो उचित समय में डाक में डाल दिया गया है, किंतु डाक विभाग की गड़बड़ी से पत्र उचित समय में नहीं पहुंच सकता है, तो ऐसे में स्वीकर्ता का कोई दायित्व नहीं माना जाएगा। प्रस्ताव की स्वीकृति से बाध्य होना पड़ेगा। इसके अंतर्गत यह बात महत्वपूर्ण है कि आपने समय पर या उचित समय में डाक में स्वीकृति डाल दी है और डाक की गड़बड़ी के कारण आपकी स्वीकृति समय पर नहीं पहुंचती है, तो इसमें स्वीकर्ता जो है उसका कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। अगला वैधानिक नियम है, स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। अर्थात जो स्वीकृति दी जाती है वह प्रस्ताव की जो भी शर्तें हैं उनका निष्पादन करके दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से स्वीकृति नहीं देता है बल्कि प्रस्ताव में वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है तो भी स्वीकृति हुई मानी जाएगी। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला न्यायालय में निर्णीत हुआ है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, यह मामला बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर अपन इस बात का उल्लेख करना भी उचित समझते हैं कि इस मामले में श्रीमती कार्लिल ने दवा लेने की शर्तों एवं नियमों का पालन करके कंपनी के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी, जिसे न्यायालय ने वैध स्वीकृति मानी है। अगला वैधानिक नियम है, स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। जब स्वीकृति शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करके अथवा लिखित रूप में दी जाती है तो वह स्पष्ट स्वीकृति कहलाती है। जब शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वह गर्भित स्वीकृति कहलाती है। यह बात अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। अगला वैधानिक नियम है, प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की बिना जानकारी के स्वीकृति देता है तो उस स्वीकृति का
कोई महत्व नहीं माना गया है। इसी आधार पर एक मामला हुआ था लालमन बनाम गौरी दत्त चुप। अगला नियम है, वैधानिक नियम है, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति से किया जाता है और स्वीकृति कोई अन्य व्यक्ति देता है, यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है और स्वीकृति कोई अन्य व्यक्ति देता है, तो यह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अगला वैधानिक नियम है, सामान्य प्रस्ताव में कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यदि सामान्य प्रस्ताव है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को शर्तों का पालन करते हुए अपनी स्वीकृति दे सकता है। यह सिद्धांत अपन ने चर्चा की थी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का जो मामला है, उसी के आधार पर, उसी के निर्णय के आधार पर यह वैधानिक नियम बनाया गया है। अगला वैधानिक नियम है स्वीकृति के संबंध में, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वीकृति का संवहन कर दिया गया है। केवल स्वीकृति देने की बात मन में सोच लेने या स्वीकृति के लिए किए गए सभी कार्य करने से स्वीकृति नहीं हो जाती है। स्वीकृति तभी वैध मानी जाती है जब मन में सोची गई बात को अथवा स्वीकृति देने के संबंध में किए गए कार्यों को प्रस्तावक की जानकारी में लाने से उचित प्रयास किए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपन यह दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि स्वीकृति का कम्युनिकेशन उसी व्यक्ति को होना आवश्यक है जिसने प्रस्ताव किया है। अगर आपने स्वीकृति दे भी दी है और जो प्रस्तावक है उसको उसकी जानकारी नहीं है, तो यह स्वीकृति वैध नहीं मानी जाती है। अगला वैधानिक नियम है, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। यद्यपि प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि अवश्य तय कर दी जाती है, किंतु मौन रहने से स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया जाता है, यदि वह कुछ नहीं बोलता है तो यह स्वीकृति के लक्षण नहीं माने जाते हैं। अगला वैधानिक नियम है, स्वीकृति समक्ष व्यक्ति द्वारा ही, सक्षम व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह नियम भी एक महत्वपूर्ण माना गया है कि स्वीकृति का संवहन उचित व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसे स्वीकृति का संवहन करने का अधिकार हो। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि अनाधिकृत व्यक्ति से प्राप्त स्वीकृति की सूचना प्रभावहीन होती है। अगला वैधानिक नियम है, औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। यदि स्वीकृति देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध बाद में किया जाएगा या वकील द्वारा परामर्श करके अनुबंध किया जाएगा, तो इसे वैध स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्वीकृति से पक्षकारों के मध्य अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। इन शब्दों के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार तब तक बाध्य होना नहीं चाहते हैं जब तक कि औपचारिक अनुबंध न कर लिया जाए। तो ये 15 वैधानिक नियम है जो स्वीकृति के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और न्यायालयों के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वीकृति के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनका भी अपन अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत कर लेते हैं। स्वीकृति के संबंध में उपयुक्त बातों के अलावा एवं नियमों के अतिरिक्त अन्य बातें भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। जैसे नंबर 1, अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं माना जाता है। अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं माना जाता है।
दूसरा, स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति नहीं मानी जाती है। तीसरा, स्वीकृति की परिस्थितियों में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि स्वीकर्ता प्रस्ताव की शर्तों का पालन करने में समर्थ एवं इच्छुक है। अगला नियम है, खिन्न होकर या गुस्से में होकर दी गई स्वीकृति वैध होती है। अगला नियम है, प्रस्ताव का स्पष्टीकरण मांगना स्वीकृति नहीं माना जाता है। प्रस्ताव का स्पष्टीकरण मांगना स्वीकृति की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है अपना, प्रस्ताव का संवहन या संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण होता है जबकि वह प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव वह किया गया था। इस धारा के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण माना जाता है जबकि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको प्रस्ताव किया जाता है। यदि उसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो प्रस्ताव का संवहन पूरा नहीं होता है। अर्थात सामान्य शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव करते हैं और उस व्यक्ति को उस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो यह प्रस्ताव का संवहन नहीं माना जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल नहीं माना जाता है। धन्यवाद।